अब आज है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया था। इसके बाद है ए आर और डी में रिलेशनशिप। ए क्या होता है? ए इज एज लेंथ, और आर है रेडियस। इसमें हमने ये एज्यूम करना है कि जो भी एटम होगा वो स्पेयर के फॉर्म में होगा, इस तरीके से माना जाएगा ये। और सारे एटम का साइज सेम माना जाएगा। ये नहीं कि ऑर्गन है तो अलग एटम हो जाएगा, सोडियम है तो अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितने भी एटम्स हैं लगभग हम उसका साइज सेम मानते हैं। और डी है यहाँ पे, इसको हम मानते हैं 2r यानी डायमीटर। और यहाँ पे जब क्वेश्चन आता है तो इसमें आता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस या नियरेस्ट आयंस, जैसे Na+ और Cl-, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताओ। तो हमें डी निकालना है। तो तीनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल यूनिट सेल। सिंपल में क्या होता है कि एटम्स कहाँ पे होगा? केवल कॉर्नर पे होगा। ये एटम्स भी कहाँ पे होगा? कॉर्नर पे होगा। ये एटम्स भी कॉर्नर। तो मैंने फर्स्ट 4 एटम्स ले लिए जो कॉर्नर पे होंगे। अब ये दोनों आपस में टच करेंगे क्योंकि इसके बीच में कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है इसे कहेंगे एज लेंथ, और इसके बीच में जो रेडियस है उसे कहते हैं आर। तो यहाँ पे हमें दिखने से ही लग रहा है कि A इज इक्वल टू 2r। जो एज लेंथ होगी ये एज लेंथ है, ये वाली एज लेंथ है, ये एज लेंथ है। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2r है, क्योंकि रेडियस ऑफ स्फीयर है वो r है। तो r और r हो गया 2r। तो A इज इक्वल टू 2r। और अभी हमने कहा कि D इज इक्वल टू होता है 2r, यानी यहाँ पे एज लेंथ और D सेम होगी। तो ये आपका सिंपल के लिए हो गया। अब सेकंड पॉइंट आता है इसमें FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी कि जो हमने एटम्स यहाँ पे रखा था वो एक दूसरे को टच नहीं करेगा, क्योंकि फेस के बीच में एक एटम आ गया। फेस के बीच में आने की वजह से क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में गैप आ गया। अगर मैं एक फेस लेता हूँ, कोई भी एक फेस है, तो फेस में क्या होगा कि जो कॉर्नर होंगे अब ये आपस में टच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके सेंटर के बीच में क्या गया, तो इसकी वजह से टच नहीं होगा। तो अब कैसे निकालेंगे हम एज लेंथ और रेडियस में रिलेशनशिप? तो ये तो एज लेंथ हो गई जो साइड हम देखते हैं ए, और रेडियस हो गया ये। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा, इस तरीके से ले जाओ इसे। अब इसे कर दो ए, इससे बी, इससे सी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये कैसा बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये हाइपोटेन्यूज है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए और बी के बीच का जो लेंथ है वो एज लेंथ है, तो ए का स्क्वायर हो गया। बी सी भी एज लेंथ है, तो इसके बीच में भी ए डिस्टेंस होगा, तो ये ए स्क्वायर हो गया। और ए सी हाइपोटेन्यूज है, लेकिन इसमें 4 आर आ रहे हैं। एक आर यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 आर इसके बीच में आ रहे हैं। तो ये हो गया 4r का स्क्वायर। और इसको कहेंगे हम फेस डायगोनल, क्योंकि वो फेस के डायगोनल में है। तो अब रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। तो 4 4 जा 16, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8a स्क्वायर। अगर r लिखेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 8a, इसको लिख सकते हैं 2√2a। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप आ गया, सॉरी ये 16 तो अपॉन में जाएगा ना, एक मिनट इसको चेंज कर देते हैं। 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर।
अब क्या होगा, ए को ले जाओ यहाँ से, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से 8 आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर 8 आर स्क्वायर, यानी 2√2r, तो ए इज इक्वल टू 2√2r आ जाएगा। और अगर हम डी के टर्म्स में लिखते हैं तो 2r इज इक्वल टू डी हो जाता है, तो ये हो जाएगा √2d। तो ये याद रखना है, a इज इक्वल टू √2d और a इज इक्वल टू 2√2r फेस के लिए, FCC के लिए। अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड इसमें आता है BCC। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी, पहले फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी। फेस डायगोनल जो होता है, सिर्फ अगर हमें फेस डायगोनल निकालना है तो फेस डायगोनल ये हो गया, एक लेंथ ये हो गई, दूसरी लेंथ ये हो गई। तो फेस डायगोनल को अगर हमने AC माना हुआ है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये तो एज लेंथ है AB और BC, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मीन्स 2A स्क्वायर, और अगर मैं AC कहूँगा तो अंडर रूट हो जाएगा 2A स्क्वायर, यानी A√2। तो कभी भी अगर फेस डायगोनल की वैल्यू पूछेंगे तो A√2 होगी। अब इसके बाद आता है BCC, जो सबसे टफ होता है इसमें से, कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें सपोज करो एक फेस ये है, फर्स्ट फेस, और सेकंड फेस ये है। तो अगर आपने इसको कनेक्ट किया है तो अब इसमें क्या होगा, देखो अगर आप कोई भी ट्रायंगल लेते हो तो इस तरीके से ट्रायंगल आएगा यहाँ पे। इसमें भी सेम है, बीच में कोई चीज़ रखी होगी, यहाँ पे सेंटर में कोई चीज़ रखी होगी, तो ये सेंटर से टच होके हो जाएगा, तो ये बॉडी डायगोनल जाता है। तो ये A और C और B। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो AC हम लेंगे वो बॉडी डायगोनल होगी। बॉडी डायगोनल क्यों होगी, क्योंकि अब सेंटर में टच कर रहा है, बॉडी के सेंटर में, और सारे कॉर्नर उसके बाहर लगे हुए हैं इस तरीके से। तो A और A इज इक्वल टू 2R तो हो नहीं सकता है, तो बॉडी डायगोनल हमें निकालना पड़ेगा इसमें। तो ये सेम होगा कॉन्सेप्ट 1, ये बॉडी डायगोनल हो गया और ये किधर से आएगा। लेकिन यहाँ पे एक फेस डायगोनल भी इन्वॉल्व होगा। फेस डायगोनल, अगर आप रूम को देखो तो अगर रूम में इस तरीके से एक लाइन आ रही है और दूसरी लाइन ये है, तो तीसरी ये फेस डायगोनल वाली लाइन होगी। तो एक फेस डायगोनल होगा, सपोज करो वो BC है, फेस डायगोनल है। तो अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब AC में फिर 4R हो गए, 1 2 3 4R आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4, क्योंकि ये तो आपस में टच कर रहे हैं, तो अब बॉडी के बीच से टच कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हो गया 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू BC है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल अभी हमने निकाला था 2A स्क्वायर, और AB एज लेंथ है, तो ये हो गया A का स्क्वायर। तो ओवरऑल देखो, अगर मैं बॉडी डायगोनल की जगह पे, अच्छा बॉडी डायगोनल निकालता हूँ तो वो आ जाएगा 3A स्क्वायर स्क्वायर में, और सिंपल निकालेंगे तो क्या होगा, देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू √3A, यानी बॉडी डायगोनल अगर हम निकालते हैं तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू √3A होगी। अब इसको यहाँ रख दो, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3R स्क्वायर। अब अगर A निकालेंगे हम तो क्या आएगा, अच्छा 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब A निकालेंगे तो A इज इक्वल टू √16/3R स्क्वायर, 16 का 4 हो जाएगा, √3R हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 4/√3R। ये तो हो गया R के टर्म्स में। अगर D के टर्म्स में निकालेंगे तो हो जाएगा A इज इक्वल टू 2D/√3। क्यों, क्योंकि D इज इक्वल टू 2R। तो हमें इसमें से क्या याद करना है जब क्वेश्चन आएगा, सिंपल
दूसरा FCC, तीसरा BCC। सिंपल में A इक्वल टू 2R आता है, FCC में A इक्वल टू 2√2R हो गया, और BCC में A इक्वल टू 4/√3R। दूसरा D के साथ रिलेशनशिप में D हो जाएगा ये A इक्वल टू D, इसमें A इक्वल टू √2D, और इसमें A इक्वल टू 2D/√3। तीसरी चीज़ हमें क्या चीज़ याद रखनी है इसमें, अगर फेस डायगोनल पूछा जाएगा कि फेस डायगोनल बता दो, तो फेस डायगोनल आता है इसमें A√2, और अगर बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस पूछा आपसे तो इसका आ जाएगा A√3। तो ये याद करना हमने, मेन है जो वो इस फॉर्मूले को याद करना है। ये आया कैसे ये पूछा नहीं जाता, इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो ये एक लिस्ट में लिख देना ताकि ये याद करना पड़ेगा आपको। तो जब फॉर्मूले की लिस्ट होगी तब तो उसमें ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ। ये पहले भी लिखा है वो पूरा, A इक्वल टू 2R। सिंपल FCC और BCC में ही पूछा जाता है बस। रिप्लाई करके बताओ यस नो। आवाज़ आ रही है मेरी? मैसेज कर दो या तो। आवाज़ तो आ रही है, वो बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया। हाँ बताओ, समझ में आई है? अब आगे बढ़ जाते हैं। इतना याद रखना आपने, A और R में रिलेशनशिप, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी चीज़ आती है फॉर्मूला निकालने के लिए आपको, कैसे फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहला टर्म्स हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ एटम के लिए। नंबर ऑफ एटम्स को कैसे, जैसे मैंने कहा सपोज क्वेश्चन आ गया आपके पास कि A एटम है जो कॉर्नर पे रखा है और B है जो वो फेस में रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर में रखा है तो हमें पता है कि 8 कॉर्नर होते हैं, और एक कॉर्नर जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है 1/8। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जो बी है वो फेस में रखा है, और एक यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं, और एक फेस 1/2 एटम कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। यानी जो फॉर्मूला होगा वो होगा A1B3। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें आता है कि फॉर्मूला निकालो। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको दे दिया A है जो वो कॉर्नर पे है, 4 कॉर्नर पे, B है जो वो 4 फेस में है, और C है जो वो एज में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका आंसर बताओ। A 4 कॉर्नर में, B 4 फेस में। क्वेश्चन आते जाएंगे, उससे देखते जाओ आप। अब 4 है, A है 4 कॉर्नर में, B है 4 फेस में, और C है एजेस में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबका तरीका एक ही है। जैसे मैंने कहा A 4 कॉर्नर में है, और एक कॉर्नर जो कंट्रीब्यूशन करता है वो करता है 1/8, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2। B है जो ये 4 फेस में है, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2,
तो ये 2 आ गया। और सी है एजेस में 12 एजेस होते हैं हमारे पास, और एक एज में 1/4 एटम होता है, तो 3 हो गया। तो इसका रेशियो क्या आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हो गया 1/2 रेशियो 2 रेशियो 3। अब इसको होल नंबर में लाना है, तो सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ताकि सब होल नंबर में आ जाए। इक्वल नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जाएगा A1 B4 C6, तो ये कंपाउंड बन गया आपके पास, ये फॉर्मूला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ये क्वेश्चन समझ में आया। 4 कॉर्नर है, तरीका सबका एक जैसा है। 4 कॉर्नर 4 फेस और C एजेस में रखा हुआ है। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो ए है ये ऑल्टरनेट कॉर्नर पे है, और जो बी है ये ऑल्टरनेट फेस पे है, ऑल्टरनेट फेस पे है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ए ऑल्टरनेट कॉर्नर पे है, तो ओवरऑल 8 कॉर्नर होते हैं, ऑल्टरनेट का हाफ हो जाएगा, तो 4 कॉर्नर हो जाएंगे, और एक कॉर्नर 1/8 एटम को कंट्रीब्यूशन करता है, तो इसका आंसर हो गया 1/2। बी है जो, ये ऑल्टरनेट फेस है, तो 2 ही फेस होंगे जो ऑल्टरनेट में होते हैं, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो इसमें 1 आंसर हो गया। अगर मैं रेशियो निकालता हूँ ए रेशियो बी का, तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा AB2। इस तरीके से फॉर्मूला निकालने का तरीका है किसी भी कंपाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे होगा तो हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे। जैसे मैंने कहा ए है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, और बी है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा A रेशियो B। अब इसका 4, इसका 8, अब इसको सिंपल टर्म्स में ले आओ तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास AB 1/2, यानी जो फॉर्मूला होगा वो होगा AB2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का भी वही तरीका है, और नंबर ऑफ एटम्स का भी वही तरीका है। अगर कोई भी कंपाउंड आता है आपके पास, जैसे एक और क्वेश्चन देता हूँ कि ए है जो, ये कॉर्नर पे लगा है 6 कॉर्नर पे, बी है जो ये 4 फेस में लगा हुआ है, और सी है जो ये 8 एजेस में लगे हुए हैं। तो बताओ कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने देखना है कि जो कॉर्नर होता है वो कितने कॉर्नर दिए आपको, 6 कॉर्नर है, और एक कॉर्नर कितना 6 into 1 कंट्रीब्यूट by करता है, क्या 6 into 1/8 हो जाएगा सर, फिर उसके हाँ, बाद 8 को उससे और B इज टू इक्वल से टू हो काटेंगे, जाएगा फिर 3/4 4 फेस इंटू 1/2, यस। और सर ये याद करना पड़ेगा मतलब कि मतलब एजेस एक है, फेस कितना कंट्रीब्यूट करता है, कॉर्नर हाँ कितना करता है, बिना एज उसके कितना। नहीं होगा। वो तभी बार बार कह रहा हूँ कि ये मेन चीज़ है जो याद रखनी पड़ती है। अब C है, C कितना होगा 1/4 इंटू 8, यानी ये आंसर आ गया 2। इसका आंसर भी आ गया यस 2, इसका आंसर आ 2। गया 3/4। अब होल आवाज नंबर में धीरे आ रही लाना है, बहुत।
सर सबको 4 से कर दूंगा, क्या? फिर आ जाएगा सर, एक सेकेंड, फिर आएगा 3:8:8। हाँ, इसका आंसर आ गया 3:8:8, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई सर आवाज करना है। बहुत धीरे आ रही है सर, मतलब आप उसमें बोल दो ना माइक पे, देख माइक मतलब उससे बीच में तो तेज आ रही थी आपको, अब आप उसमें नहीं बोलते माइक पे, तब माइक से ही तो धीमे बोल आती रहा है हूँ मैं। आपकी, तब भी अब तेज नहीं आ रही, सोचो, मतलब अब हो गया, चलो आ जाएगी, अब तेज आएगी। इतना हो गया, समझ में आया ये? किस तरह ये ये फॉर्मूला निकालने का तरीका है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन कितना तो ये कंट्रीब्यूट इजी कर है। रहा है। और कई बार वो इस कहता है कि हमने फेस गायब कर दिया, हमने एजेस गायब कर दिए, तो भी आगे नेक्स्ट बताता हूँ अब आपको। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसके टाइप्स होते हैं। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला आयनिक सॉलिड, दूसरा कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड, और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। सर इसको तुम जो बारे में लिखने डिफाइन के लिए तो नहीं आएगा फिर, है, इनके बारे में लिखने के लिए तो नहीं आएगा? क्वेश्चन आते हैं उसके बेस पे, रीजनिंग सर टाइप कैसे क्वेश्चन कुछ आंसर आते हैं। रीजनिंग, सर तो रीजनिंग इसमें कैसे करे जाएंगे फिर ऐसे इतना सारा? आयनिक सॉलिड पहले से देख लो पूरा। इसके 4 टाइप्स हो गए हैं, और ये जो चेंज किया गया है, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस 4 पे। बजे फिजिक्स की क्लास कौन सा फोर्स होता है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे इसको 4 टाइप से डिवाइड किया है क्रिस्टलाइन सॉलिड को। पहला आयनिक, है। दूसरा कोवैलेंट, तीसरा मेटालिक, और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसके बीच में यस डिफरेंशिएट आता है। जैसे आयनिक सॉलिड को आई से दिखा दिया, कोवैलेंट सॉलिड को CO से दिखा दिया, मेटालिक है और मॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूलर के भी यस सर 3 टाइप्स होते हैं। एक है पोलर, दूसरा है नॉन पोलर, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें सबसे पहले है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? तो आयनिक कंपाउंड में कौन सा फोर्स लगेगा? सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे पूछेंगे फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी किसमें फोर्स कौन सा या फोर्स है? कोलम्बिक फोर्स, सब याद करने पड़ते हो। हर एक चीज पूछी नहीं जाती है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए बेसिक, नहीं तो आएगा नहीं समझ में फिर। या इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। छोटी छोटी चीजें नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओ, केमिस्ट्री कभी आएगी जिंदगी में, फिर नहीं होगा कुछ भी। सर कुछ छोटी कोवैलेंट चीजें है, थोड़ी आती है। कोवैलेंट है, इसमें जो फोर्स होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड ही कहते हैं उसे। जो मेटालिक होता है, इसमें मेटालिक बॉन्डिंग ही कहते हैं इसे। और यहाँ पे क्या होता है, पोलर में आपने पढ़ा होगा डाइपोल डाइपोल डिस्पर्सिव, इंटरेक्शन। ऐसे टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नॉन डिस्पर्सिव पोलर भी में था एक। लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स होता है। यस सर डिस्पर्सिव। और हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब यस इसके सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, यानी किससे मिलके बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड किससे मिलके बनेगा, या आयनिक सॉलिड किस चीज से मिलके बनेगा? आयन से। आयन से। इसमें 2 आयन्स होंगे, कैटायन और यस एनायन। सर। कोवैलेंट बॉन्ड में कौन किससे मिलके बनेगा? ये एटम से मिलके बनेगा। यस सर एटम। मेटालिक सॉलिड किस चीज मेटल्स। से मिलके बनेगा? मेटल से और इलेक्ट्रॉन से। मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये जो पोलर है, ये किससे मिलके बनेगा? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं जनरली सब, इसीलिए इसे मॉलिक्यूलर कहा जाता है। इसके बाद आता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। अब है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कौन सॉफ्ट है कौन हार्ड होगा। तो फिजिकल स्टेट में आयनिक कंपाउंड कैसा होगा? आयनिक सॉलिड हार्ड है बट ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब मेटल। एक एक बार मारोगे तो उसके छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। और कोवैलेंट कैसा होगा? वेरी हार्ड। जैसे डायमंड, आपने ग्रेफाइट डायमंड देखा है, वो काफ़ी हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। मेटलिक कैसा होता है? फेयरली हार्ड होता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। और जो मॉलिक्यूलर होता है ये जनरली कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तो फिजिकल स्टेट हो गई है। ऐसी मेल्टिंग पॉइंट आएगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और कंडक्टिविटी हो गया है, कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कौन नहीं करता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आयनिक कंपाउंड का, बताओ। हाई। और कोवेलेंट का वेरी हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मेटेलिक का ये फेयरली होता है, मतलब कि हाई के आसपास ही होता है, हाई ले लेते हैं, और इसका लो होता है। मॉलिक्यूलर है तो उसका लो होगा। कंडक्टिविटी यानी कि कौन इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, तो आयनिक कंपाउंड कब करता है, जब वो एक्वस स्टेट में होता है या फ्यूजन में होता है। फ्यूज स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करता है। जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। कोवेलेंट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, लेकिन एक ऐसा कंपाउंड है ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। उसके अलावा मेटेलिक में ये चाहे सॉलिड में हो चाहे एक्वस में हो, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, और मॉलिक्यूलर नहीं Yes, करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वो ऐसा क्यों होता है, सर क्या अच्छा तो रीजन क्या बताया इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं करता है मॉलिक्यूलर, क्योंकि उसमें आयंस या फ्री आयंस इलेक्ट्रॉन्स कम नहीं होते हैं। मेटल क्यों करता है, है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोवेलेंट yes, क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट के पास होते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट करता है। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उसके आयंस बाउंडेड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो फ्री आयंस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो फ्यूज स्टेट में या एक्वस में होता है, उसके पास फ्री आयंस होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस। तो ऐसे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे जाते हैं। उससे रीजनिंग ज्यादा आता है पेपर में हाँ मतलब तो ज्यादा तो ऑर्गेनिक ऐसे और बनते उससे हैं। इनऑर्गेनिक से आता है रीजनिंग सर तो रीजनिंग एनसीईआरटी में नहीं रहते क्या मतलब रीजनिंग क्वेश्चन ये रीजनिंग ही तो है जो अभी बताया मैंने। अब इसी से तो क्वेश्चन पूछ लेगा वो, यानी कंपाउंड ये सॉलिड सर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं करता है, तो ये रीजनिंग बन गया। सर तो अब उसको अलग से क्वेश्चन दिखाते हैं, यहाँ पे अलग से नहीं दिखाते हैं, बस फर्क ये है। क्वेश्चन फिर कहाँ पे मिलेंगे मतलब फिर प्रदीप में जितने भी हैं वो सब कर लो कंसेप्चुअल मतलब जितने रीजनिंग जो भी रीजनिंग टाइप प्रदीप क्वेश्चन आंसर है वो जो एनसीईआरटी है उसमें नहीं लिखा होता है, लेकिन उसके बीच बीच में सारी चीजें दी होती है, तभी तो कहते हैं एनसीईआरटी के शुरू से लास्ट तक पढ़ो। अब ये जो आ गया, अब इसी को हमने तो इनसेट एक रीजनिंग एक में लाइन बना पढ़ो दिया। और एक लाइन समझो समझो का मतलब ये है कि जो साइड बुक होता है उसमें उसको अलग से दे दिया है, और उसमें जो एनसीईआरटी है उसमें केवल स्टेटमेंट दिया होता है कि यानी कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा, और जब उसको अलग से दे देंगे तो क्वेश्चन बना देते हैं। तो साइड बुक में उसी इससे को क्वेश्चन सर दिया अगर हुआ है, साइड बाकी बुक से कुछ नहीं पढ़ना है। है तो साइड बुक से उसकी थ्योरी तो नहीं पढ़नी ना बस क्वेश्चंस कर सकते हैं ना उससे हाँ ये मतलब क्वेश्चन पूरा करो उससे चैप्टर पढ़ो सिर्फ, उससे प्रदीप क्वेश्चन से कर लो उससे। मतलब चैप्टर तो नहीं पढ़ना ना पूरा मतलब रीडिंग मतलब पूरे चैप्टर की ना ना, वो सब तो जो नहीं करना लिखाया गया वही पढ़ो बस, और उसके क्वेश्चन आंसर करो बस। इस तरह फिर देख भी सकते हैं मतलब साइड बुक में तो आंसर्स भी रहते हैं ये हाँ बिना हाँ, आंसर देखे करो क्वेश्चन मतलब आंसर होते नहीं देखो है उसके। वो अब है क्लोज पैकिंग का, ये पैकिंग किस इस हिसाब से होगी, यानी पैकिंग का मतलब अरेंजमेंट कैसा होगा, जो आयंस या जो स्पेयर को हम रखेंगे उसका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। तो अरेंजमेंट इन क्रिस्टल सिस्टम, आप उसे किस तरीके से अरेंज कर रहे हो, वो उसकी पैकिंग हो गई। क्रिस्टल सिस्टम में आप किसी चीज क्या को कैसे अरेंज करते हो, तो वो उसका क्रिस्टल पैकिंग है। सिस्टम में मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो किसी ने कंपाउंड बनता है, जो सॉलिड स्टेट बनेगा तो उसमें कई एटम्स रखे होंगे, तभी तो सॉलिड स्टेट बन रहा है वो। कोई भी सॉलिड बनेगा तो कब बनेगा, जब उसमें एटम्स एटम्स लगे होंगे ना। तो उसको रखने का तरीका अलग अलग है। पहला है 1D, 1 डायमेंशनल, दूसरा है 2 डायमेंशनल, तीसरा है 3 डायमेंशनल। उसको एटम्स को जैसे हम लोग अलग अलग चीजें देखते हैं, हम बिल्डिंग देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है,
छोटी बिल्डिंग होती है, कई बार दीवार होती है, तो ईंटों को रखने का तरीका अलग अलग है ना। कहीं पे हमने ईंट को केवल एक ही लाइन में रखा हुआ है तो दीवार बन गई, उसी से हमने कई बिल्डिंग बना दी, उसी से हमने बड़े बड़े चीजें बना दी। तो क्या है कि उसको रखने का तरीका अलग अलग है, जिस हिसाब से आप रखोगे उस हिसाब से चीज बनेगी। तो 1D का मतलब कैसे हुआ, 2D 3D। 1D का मतलब वन डायमेंशनल है, 2D में 2 डायमेंशनल हो गया, 3D में 3 डायमेंशनल हो गया। तो जब आपने एटम्स को रखा या स्फीयर को रखा तो उस हिसाब से आपको अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, और आप किस तरीके से उसे रख रहे हो उस हिसाब से उसकी पैकिंग को डिसाइड करते हैं। 1D में तो सिंपल है कि वन डायमेंशनल होता है, यानी स्फीयर को हम किस में रखते हैं, एक रो में रख दिया, बस आपने एक लाइन खींच दी। जैसे मैंने एक लाइन खींच दी तो एक लाइन हो गई, लेकिन इसी लाइन को मैंने 4 लाइन खींचेंगे तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया या रेक्टेंगल बन गया। इसी को मैंने दूसरे शेप में चेंज किया तो ये ट्रायंगल बन गया। तो हर एक चीज को रखने का अलग अलग है, तो हम किस तरीके से इसको अरेंज कर रहे हैं। ये तो लाइन्स ही है, लेकिन इसको मैं अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर एक स्पेयर्स है या एटम्स है, उसको केवल हमने सिंपल एक रो में रख दिया बस, तो वो आपका हो गया वन डायमेंशनल, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, तो ये वन डायमेंशनल हो गया। तो वन डायमेंशनल फिर का इससे कम मतलब आते हैं ना स्पेयर उसमें को ज्यादा, हम क्या, सर इससे कम कुछ ना आते ना, तो इससे ज्यादा वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी भूल जाओ, आप पहले सीख जाओ चीजों को। सीखोगे तो सारे क्वेश्चन कर दोगे, क्वेश्चन के पीछे पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन को मत देखो अब क्या आता है क्या नहीं आता है, अगर तुम्हें नॉलेज है तो सब कुछ आ जाएगा। फिर उसमें ये नहीं सोचना कि बुक में है रीजनिंग टाइप या नहीं है। जिसको समझ में आता है वो सारे क्वेश्चन दे देता है आंसर, और जिसको नहीं आएगा समझ में उसको दिक्कत आती फिर वो नहीं समझ सकता। क्योंकि आप अगर एक कहते हैं ना, पैसों के पीछे पीछे भागोगे तो पैसा कभी नहीं मिलेगा आपको। अभी आप पैसों के पीछे भाग जाओगे कि पैसे कमाने, तो आप लेबर भी करोगे पर डे तो आपको 200 रुपये मुश्किल से मिलेंगे, 200-300 रुपये हार्ड वर्क करके। और आप सोचोगे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उसके लिए चीजें होंगी आपके अंदर, काबिलियत होंगी, तो आप अच्छी अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो पैसों के पीछे मत भागो, पहले चीजों को डेवलप करो, तो जब सीखेगा तभी आएगा चीजें। अगर ये सोचेगा कि मार्क्स के लिए पढ़ूंगा तो फिर वो नहीं आएंगे मार्क्स कभी भी, क्योंकि मार्क्स ऐसे नहीं आते, मार्क्स उसी पे आते हैं जो समझता है चीजों को, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये मत सोचो कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझो बस। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो मार्क्स अपने आप आएंगे, फिर आपको मार्क्स के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो फिर मार्क्स के पीछे भागते रहोगे और मार्क्स मिलेंगे नहीं कभी भी। तो इसलिए ध्यान रखना। अब ये वन डायमेंशनल है तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई वो 2 हो गई। क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडेड में 2 स्फीयर है, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। तो वन डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, स्फीयर को हमने दो केवल का एक है रो में चार, रखा है। क्या कह रहे हो, सर एक सेकंड, बीच वाला आपने एक्स लिया ना, फिर उसके उसके सराउंडेड तो दोनों साइड में दो दो है तो चार हो गए, ऐसे तो मतलब जो आपने हजारों लिया। होंगे। इसके इससे कितने टच कर रहे हैं, सर जो एक एक सेकंड, स्पेयर है ना इससे टच अच्छा हाँ कितने कर हाँ, रहे दो, हैं। ये ऐसे सर तो दो ही यहाँ कर रहे हैं, हजारों समझ होंगे, ये गए। तो हजारों हो गए। उससे टच कर रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब 2D है, 2D में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्क्वायर, एक होता है हेक्सागोनल। नाम से ही पता चल रहा हमें स्क्वायर बनने का, इसमें हेक्सागोनल बनेगा। अब स्क्वायर बनेगा कैसे, स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, जो पहली रो रखी है आपने ये ऐसे रख दी है फर्स्ट रो। अब जो सेकेंड रो हम प्लेस करते हैं वो जस्ट अबव द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के ठीक ऊपर रखनी है बस। इस तरीके से आप रखते चले जाओ। तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, ए, यानी सारी लेयर आपको एक जैसी दिखेगी। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो एक सेंटर पॉइंट लेते हैं हम इसके बीच का, एक्स। अब इससे कितने टच कर रहे हैं, देखो 1 2 3 और ये 4, तो 4 स्पीयर्स इसके सराउंडेड में है, यानी इससे टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और इसकी डिफाइन क्या है कि जो फर्स्ट लेयर है
उसके जस्ट अबव सेकंड लेयर को प्लेस करना है। ये सेकंड लेयर, आगे की जो लेयर होंगी उसको जस्ट अबव द फर्स्ट लेयर प्लेस करना है, तो स्क्वायर बनेगा। ये दिखने से आपको लग रहा है स्क्वायर बन गया। ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो गया। हेक्सागोनल में इसमें हम दूसरी तरीके से रखेंगे, जैसे आपने पहला स्पेयर ये रख दिया, पहली लेयर ये रखी है आपने। अब जो दूसरी लेयर होगी वो एट द वाइड, वाइड का मतलब जहाँ खाली जगह है, ये इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे रखा हमने, क्योंकि दो ही ऑप्शन है इसके पास। जो ये खाली जगह दिख रही है यहीं पे रखा हमने, बस ये जो खाली जगह के बीच में। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसका सेंट्रल एटम देखो, कोई भी सेंट्रल एटम, ये बीच वाला, ये वाला। अब इसमें इसके सराउंडेड में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो स्क्वायर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। स्क्वायर कैसे बना कि जो सेकंड लेयर थी वो जस्ट अबव द फर्स्ट लेयर प्लेस करी, सेकंड लेयर इज प्लेस्ड जस्ट ओवर द फर्स्ट लेयर। और हेक्सागोनल में सेकंड लेयर इज प्लेस्ड एट द वाइड ऑफ द फर्स्ट लेयर। वाइड मतलब जो खाली जगह है, जैसे 1 और 2 इसके बीच में खाली जगह है, यहाँ पे हमने रखा है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। तो इसमें आता है क्वेश्चन कि ज्यादा अच्छी क्लोज पैकिंग किसकी है, तो वो है हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, क्यों, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या पता चल रहा है, इसमें खाली जगह कम बची है, क्योंकि आपने खाली जगह में ये वाइड्स रख दिए, इसमें खाली जगह ज्यादा बची है। देखो ये खाली जगह इसमें ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि आपने उसके ऊपर रखा है, तो ये खाली जगह ज्यादा बच गई है। इसमें आपने खाली जगह के बीच में रख दिया, तो अब जो खाली जगह है वो कम बचेगी, तो ये अच्छा क्लोजली रिपीट कर दो, ये नहीं आया समझ में, कौन सा ज्यादा हेक्सागोनल ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है स्क्वायर के क्लोजली पैक्ड। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या पता चलेगा हमें कि इससे ज्यादा स्फीयर टच कर रहे हैं, तो खाली जगह कम बचेगी, एम्प्टी स्पेस जो वाइड है वो कम बचेगा, और एम्प्टी स्पेस कम बचेगा तो उसकी वजह से उसकी पैकिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसीलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, देखो ये है। अब इसमें खाली जगह कहाँ दिख रही है आपको, खाली जगह में तो हमने ये एटम्स रख दिया, तो इसकी खाली जगह भर गई, तो ज्यादा अच्छा पैक्ड है। इसमें इसके बीच में देखो ये खाली जगह बहुत ज्यादा बची हुई है। लेकिन जब हम टेक्निकली आंसर देते हैं तो हम ये कहते हैं कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा उसका क्लोज पैकिंग भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए हेक्सागोनल की क्लोज पैकिंग ज्यादा अच्छी होती है स्क्वायर से। यही तो अलग से देता है, और एनसीईआरटी में देते नहीं है, बस फर्क यही है कि जो साइड बुक होता है वो सारे क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी में सब कुछ मेंशन होता है, क्वेश्चन अलग से नहीं होता गिवन, और जो साइड बुक होता है उसमें हर एक पॉइंट को अलग अलग मेंशन कर देते हैं, बस यही फर्क होता है दोनों। अच्छा, तो साइड बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा? हाँ सर पर किधर पे, मतलब जहाँ पे कंसेप्चुअल लिखा रहता है उधर पे? हाँ, या अब कहीं इसको पे भी रिज्वाइन देखो करो मैं? दोबारा, खत्म हो गया टाइम।